हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग अब क्यूज को चालू करते हैं। लाइन के गड़बड़ी के कारण जो विद्युत सप्लाई, पावर सप्लाई, उसी को कहते हैं लाइन। भोजपुरिया में लाइट को दोस्त हम लोग लाइनों को कह देते हैं कि लाइन में गड़बड़ी के कारण 2 दिन क्यूज स्थगित रहा। अब हम लोग कंटिन्यू चालू करेंगे क्योंकि मेरे पास प्रॉपर सप्लाई आ गया है, लाइन आ गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग घटना चक्र के हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बाबू? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। नहीं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी कहाँ है बाबू? नेपाल में स्थित है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो बुद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। वह कौन सी घटना बाबू? तो गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश सारनाथ में दिया था, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कुलीय वंश से। गौतम बुद्ध के जो माँ थी ना, वह किस वंश से बाबू? कुलीय वंश से। आप पिता किस वंश से? तो शाक्य वंश से, क्योंकि उसके पिता जो थे ना, शाक्य गण के मुखिया थे। किसके पिता? महात्मा बुद्ध के। ठीक है, या गौतम बुद्ध के। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध के दूसरा नाम क्या है बाबू? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। उनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे और ये शाक्य वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य से, यानी मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख, यानी मौर्य वंश के शासक जो अशोक था, अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से यह पता चलता है, क्या बाबू? यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। अब समझ में आ गया? यानी सोचिए यह क्वेश्चन कितना डीप में है कि बताइए कि कहाँ से, किस स्रोत से पता चला है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमिनदेई अभिलेख से। रुमिनदेई अभिलेख है किसका है बाबू? तो अशोक का अभिलेख है। इससे पता चलता है कि ये गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी वहाँ लुम्बिनी में गया था। ठीक है। और वहीं पर जाकर पूजा याचना किया था। कौन? अशोक। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो कौन सा बाबू? तो रुमिनदेई अभिलेख। समझ में आ गया ना? निम्नलिखित में से किस घटना के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के, यानी किस राजा के एक अभिलेख से। सवाल है कि किस राजा के अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो किस राजा के? तो अशोक के। अशोक जो राजा था, मौर्य वंश का राजा था। अब इसमें पूछ सकता है कि किस वंश के राजा के अभिलेख से पता चलता है? तो मौर्य वंश के राजा। सवाल देखिए एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। नहीं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण, देखिए महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन, यह 3 शब्द याद रखिएगा आप, हमेशा पेपर में पूछता है। देखिए महापरिनिर्वाण, जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ तब उसको महात्मा बुद्ध का बाबू, या गौतम बुद्ध कहिए, महात्मा गांधी नहीं। ठीक है। जब महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और जब उनका क्या हुआ था? पहला उपदेश दिए थे तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
और जब गृह त्याग किए थे तो उनको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आइए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था बाबू? तो मल यानी कुशीनगर में स्थित है। मल गणराज्य कुशीनारा यानी मल गणराज्य की राजधानी था उस समय कुशीनारा। तो मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में किसका मृत्यु हुआ था? महात्मा बुद्ध का। बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का। समझ में आ गया ना? या और देखिए अब आगे चल के क्या कहा गया? कुशीनारा को कुशीनगर कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में, यानी मल गणतंत्र के राजधानी, गणराज्य के राजधानी कहाँ था बाबू? कुशीनारा। और कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। बात समझ में आ गया ना? तो सवाल देखिए पूछा है कि किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल गणतंत्र में, या मल गणराज्य के राजधानी कुशीनारा में। ठीक है, आइए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो बताइए, गौतम बुद्ध ने तो कुशीनारा। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर बाबू? तो कुशीनगर में, यानी कुशीनगर मल गणराज्य की जो राजधानी था कुशीनारा, वहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र। सुभद्र जो था ना बाबू, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। यानी गौतम बुद्ध के जीवन काल में अंतिम कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको वह दीक्षित किए थे? तो सुभद्र था। कौन? सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य च्युंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको? सुभद्र को। समझ में आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत है? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र। यानी बुद्ध द्वारा, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पूछ दिया, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? तो सुभद्र था। कौन? अंतिम दीक्षा देने वाला, चाहे अंतिम शिष्य भी पूछ सकता है, तो कौन था? सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित तो हो गया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष कहाँ पर, वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अब सोचिए क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने समय की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। या मालिक, क्वेश्चन देख रहे हो ना? बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन, छोटहन मोटहन है। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध के। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? फल्गु नदी, या फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? बोधि पीपल, यानी वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे बाबू गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर महावीर के किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। कौन से नदी के किनारे? बताइए, जो इनको महावीर का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस नदी के? जृंभिका नदी के तट पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ रही है ना? कोई दिक्कत? अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। याद रखिएगा, अलार कलाम कौन थे बाबू? बुद्ध के एक गुरु थे। सुनिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में हुई थी।
यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बाद 35 की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बाबू एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। किसको? तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बौद्ध के एक गुरु का नाम था, अलार कलाम। देखिए, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्यागने के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो पूछ देगा कि अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित थे बाबू? तो सांख्य दर्शन से। किस दर्शन से? तो आप लोग ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। यानी पहला उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। आप पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो देखिए, उसी को पूछ दिया कि पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बाबू सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है क्या? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे बाबू? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के शासनकाल में। उदयन के शासनकाल में, ठीक है, वह कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी तो महाकश्यप द्वारा नहीं, ठीक है। यानी बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद किया गया था। ठीक, बताइए अब बौद्ध धर्म के जो 5 गो बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। दूसरा कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। चौथा कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। पांचवा कब हुआ था? तो 712 या 7वीं सदी में कह सकते हैं हुआ था। ठीक है। अच्छा, पहला की बात करें तो किसके शासनकाल में बाबू? आजाद शत्रु के शासनकाल में। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क, पांचवा हर्षवर्धन। अब जगह सुनिए, पहला कहाँ? राजगृह में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर, पांचवा कनौज। कनौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। खुद ही कहते, कोई डाउट? आइए, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने। देखिए गया ना, बार बार वर्ड आ रहा है महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप। कोई डाउट? अब देखिए 5 गो बौद्ध संगति हुआ था ना। बताइए पहला में कौन अध्यक्षता किए थे? महाकश्यप। दूसरा में कौन किए थे? तो दूसरा में सब कमीर। कौन? सब कमीर। तीसरा में बात करें तो मोगलीपुत्ती से। चौथा में बात करें तो वसुमित्र। चौथा के वसुमित्र। पांचवा के बात करें तो ह्वेनसांग। क्या है कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। पांचवा बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष कौन थे? ह्वेनसांग। समझ में आ गया ना। तो पहला बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सब कमीर। तीसरा के कौन थे? मोगलीपुत्तीस। चौथा के वसुमित्र। पांचवा के ह्वेनसांग। कोई दिक्कत? बहुत सुंदर। आइए, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर बाबू? तो राजगृह में। अगर कहेगा कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में, राजगीर जाइएगा ना घूमने तो वहाँ पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहाँ पर? राजगीर में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो नहीं जाइएगा। ठीक है,
सप्तपर्णी गुफा। कौन गुफा? सप्तपर्णी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर बाबू? तो राजगिरी में। पहली बौद्ध संगति राजगिरी में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति तो वसुमित्र। अब समझ में आ गया कि नहीं? अरे बहुत सुंदर। आइए सुनिए, बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र किए थे। ठीक है। तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन बौद्ध संगति में बाबू? चतुर्थ बौद्ध संगति। मालूम चला? यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। कौन से बौद्ध संगति में बाबू? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कह देगा तो अश्वघोष थे। बहुत सुंदर। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा। हीनयान और महायान किसके शासनकाल में बाबू? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। चौथे में तो वहीं प्रकट आया था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडलवन। कश्मीर नहीं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी परिषद हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। सुनिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार में सुनिए का सही कथन। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना, यह तीनों कथन सही है गौतम बुद्ध के मत में। यानी गौतम बुद्ध के मत क्या था बाबू? तो इसमें तीनों सही है। यानी बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना यानी बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना। मूर्ति उपासना करने का मतलब मूर्ति रखकर हम लोग पूजा करते हैं ना, तो ये सब गौतम बुद्ध का ऐसा विचार था, मानना था कि ये सब करना चाहिए। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बौद्ध संगतियों का कालानुक्रम सजाइए। कालानुक्रम माने कौन पहले हुआ था, कहाँ पर और कहाँ पर बाद में हुआ था। तो जब आपको याद है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। और तीसरा बाबू पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और पांचवा हुआ था कनौज। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, अब घटना चक्र का हम लोग भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यानी कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ कौन सा है बाबू? झील, और दूसरा तरफ देश। अगर कहेगा कि बालखस या बालकास झील कहाँ स्थित है बाबू? तो कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। और सबसे ज़्यादा विश्व में यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में ही है। खुद ही कहते हैं। और सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? कजाकिस्तान ही है। और दोहरा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? उज्बेकिस्तान और लिचेस्टिन। लिचेस्टिन के राजधानी वादुज। लिचेस्टिन के राजधानी और उज्बेकिस्तान के ताशकंद। उज्बेकिस्तान के ना, और तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद। और किर्गिस्तान के बिश्केक। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर। अब बोलिविया के राजधानी? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज। ईरी झील कहाँ है? यूएसए और कनाडा के सीमा पर। ईरी, ह्यूरोन, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरोन, ओंटेरियो
और मिशिगन झील, ये सब कहाँ है बाबू? तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। बैकाल झील रूस में है, ठीक है। देखिए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। उत्तरी अमेरिका में क्या स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ओंटेरियो झील और इरी झील कहाँ स्थित है? तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जो जलप्रपात है ना बाबू, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। यानी नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर ही कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी इरी झील एवं ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ती है। यानी जो नियाग्रा नदी है ना बाबू, इरी झील एवं ओंटेरियो झील को आपस में क्या करती हैं? जोड़ती हैं, ठीक है। तब पूछ देगा कि इरी झील और ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ने वाली नदी का क्या नाम है? तो नियाग्रा नदी। कौन है? नियाग्रा नदी। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा नदी पर। और नियाग्रा जो ये थी जल विद्युत परियोजना है, यह किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यूएसए और कनाडा के। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो टांगानिका झील। कौन सा? टांगानिका झील। तो टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। प्रश्न में स्पष्ट किया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील है। अगर खारे पानी की झील की बात करें तो गलत होगा, यानी ताजे पानी की झील कहेगा ना, तब यह क्या होगा? सही होगा कि विश्व के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है बाबू? तो टांगानिका झील। कौन सा? टांगानिका झील। कोई दिक्कत है? टांगानिका झील कहाँ स्थित है बाबू? तो बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य के सीमा पर स्थित है। इनमें से कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा है? इनमें से कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा है? तो सुनिएगा, बियर जो झील है ना, वह ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा है कौन का बाबू? तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा, देखिए ग्रेट लेक जो है ना, आराम से समझिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक्स में कौन कौन सा झील बाबू? तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील और हिरोन झील और ओंटेरियो झील, इरी झील सब आ जाता है। यानी सुपीरियर, मिशिगन, हिरोन, इरी, ओंटेरियो 5 ये झील किस में आता है? ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत है? सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? यानी पूर्णतः कौन सा झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो मिशिगन झील। कौन सा बाबू? मिशिगन झील। निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो मिशिगन झील। सुपीरियर झील का क्षेत्रफल कितना है? 82,097। 82,097 कितना है बाबू? चलिए दोस्त, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील। कौन बाबू? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी तथा प्राचीनतम झील कौन है? बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ स्थित है बाबू? तो रूस में, ठीक है। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा के नाम रूबल। क्या है? रूबल, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर झील। कौन सा बाबू? कैस्पियन सागर झील है। यह विश्व के सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी झील है आयतन और क्षेत्रफल के दृष्टि से। कैस्पियन सागर कहाँ है बाबू? तो कहाँ पर स्थित है कैस्पियन सागर झील? यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया में। जनरली एशिया में ही दे देता है, ठीक है। यूरेशिया में कैस्पियन सागर झील स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा यानी फिंगर झील कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में, यानी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंगुलियोनुमा यानी फिंगर झील स्थित है, ठीक है, अंगुली के जैसा। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहते हैं, ठीक है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश में कौन कौन आता है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को नॉर्डिक स्कैंडियन देश कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को क्या कहते हैं? स्कैंडियन कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो झीलों की वाटिका किसे कहते हैं बाबू? फिनलैंड को। किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को। यानी 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। बताइए,
बॉयलिंग झील, बॉयल अंडा होता है ना, तो बॉयलिंग झील कहाँ स्थित है? तो डोमिनिका में। बॉयलिंग झील कहाँ स्थित है? डोमिनिका में। फाइव फ्लावर झील कहाँ स्थित है? सिचुआन झील, सिचुआन चीन में है। फाइव फ्लावर झील, फाइव माने 5, फ्लावर माने फूल और झील माने झील, ठीक है। यानी फाइव फ्लावर झील कहाँ स्थित है बाबू? तो सिचुआन चीन में स्थित है। बॉयलिंग झील कहाँ स्थित है? बॉयलिंग झील जल्दी से बताइए। डोमिनिका में, डोमिनिका में। और रेड लैगून कहाँ स्थित है? बोलिविया में। रेड लैगून बोलिविया में। अच्छा, ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? कनाडा में, याद रखिएगा। बॉयलिंग झील डोमिनिका में, बॉयलिंग झील डोमिनिका। फाइव फ्लावर झील बताइए। सिचुआन चीन, सिचुआन चीन। अच्छा, रेड लैगून बोलिविया में, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा ऐसा नगर है जो सुपीरियर झील पर स्थित है? तो डुलूथ। डुलूथ जो नगर है ना बाबू, वह सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो डुलूथ जो नगर है वह सुपीरियर झील के किनारे स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका के किनारे स्थित है। यानी सुपीरियर झील के किनारे शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है डुलूथ झील। डुलूथ झील, सॉरी, डुलूथ शहर जो है नगर, वह कौन सा? तो सुपीरियर झील के किनारे स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर स्थित है, या नगर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुनिएगा। टिटिकाका झील कहाँ है? तो बोलिविया और पेरू में। पेरू और बोलिविया के सीमा पर टिटिकाका झील, विश्व का सबसे बड़ा नौकायान झील टिटिकाका झील। अच्छा सर, उर्मिया झील कहाँ स्थित है? उर्मिया, उर्मिला नाम होता है ना, तो उर्मिया झील कहाँ पर? ईरान में। उर्मिया झील ईरान में। रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा में। रेंडियर झील कनाडा में स्थित है। आथावास्का झील कनाडा में। आथावास्का झील कहाँ स्थित है? तो टिटिकाका झील पेरू बोलिविया के सीमा पर। उर्मिया झील ईरान में। उर्मिया ईरान, ठीक है। रेंडियर झील कनाडा में। आथावास्का झील कनाडा में। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सांटो एंजिल, यानी साल्टो एंजिल जलप्रपात जो है ना, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर बाबू? वेनेजुएला। वेनेजुएला के राजधानी कहाँ है? कराकस। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा वेनेजुएला में अवस्थित है? तो एंजिल जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना बाबू, वह किस नदी से संबंधित है? तो जाम्बेजी नदी, यानी विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, ठीक है, स्थित है। जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। कहाँ पर बाबू? तो दक्षिण मध्य अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है? तो क्रोएशिया की प्लिटविश झील, यानी क्रोएशिया में एक प्लिटविश झील है, वह विश्व का एक धरोहर स्थल है। कौन सा? क्रोएशिया के प्लिटविश झील, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है, सुनिएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है बाबू? तो सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य यानी नौकायान झील कौन है? टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सा है? टांगानिका झील, टांगानिका झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? वेनेजुएला, वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? एंजिल जो जलप्रपात है 979 मीटर। कितना? 979 मीटर, 80 में एक कम, यानी 979 मीटर एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है। बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। अब मलावी झील अफ्रीका में। मलावी झील अफ्रीका में। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया में। और टांगानिका अफ्रीका में। टांगानिका झील कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। बॉयलिंग झील कहाँ स्थित है? डोमिनिका में। खुद ही कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी समझेंगे। सुनिए, जल संधि ध्यान से सुनिएगा। मलक्का जल संधि अंडमान निकोबार एवं दक्षिण चीन सागर यानी इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन कनेक्ट करता है? मलक्का जल संधि। सुंडा जल डमरू, तो इंडोनेशिया में स्थित है। सुमात्रा और जावा को जोड़ता है कौन? सुंडा जल डमरू।
अच्छा, युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका और क्यूबा में, अमेरिका और क्यूबा के बीच कौन सा जल संधि? फ्लोरिडा। ये युकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। अच्छा, ओरंटो जल संधि किसको कनेक्ट करता है? तो इटली को अल्बानिया से, इटली को अल्बानिया से ओरंटो जल संधि। बाब अल मंदेब यमन को जिबूती से, बाब अल मंदेब जो है इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। नहीं, यमन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है कौन? बाबल मंदेब। ऊपर बढ़िएगा तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर। इधर आइएगा तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है बाबू? स्टेट ऑफ हार्मोज, स्टेट ऑफ हार्मोज जल संधि। चलिए सुनिएगा, ओरंटो किसको? तो इटली अल्बानिया को, इटली और अल्बानिया को कौन सा? ओरंटो जल संधि। कहाँ पर? अभी हम लोग स्टेट ऑफ हार्मूज पर थे ना। अच्छा, मोजाम्बिक जल संधि किसको हो? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक जल संधि स्थित है। मोजाम्बिक चैनल स्थित है। मोजाम्बिक मालूम है कहाँ है? अफ्रीका में। और मेडागास्कर इधर हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अब मेडागास्कर पर किसका अधिकार है? यूके का। किसका? यूके का। यूके का, फ्रांस का। किसका? नहीं नहीं नहीं, एक है मेडागास्कर और उधर कौन सा है? नहीं, नीचे में आइएगा तो दक्षिणी अमेरिका के बगल में कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका के बगल में कौन सा है? तो मेडागास्कर पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। ये कौन सा था? एक से फॉकलैंड, फॉकलैंड पर किसका अधिकार है? यूके का। ठीक है, अब चलिए टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि कहाँ है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच है? पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा? टॉरेस जल संधि। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आइएगा तो कौन सा है? तस्मानिया। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्टेट। कौन सा? बास स्टेट। कुक जल संधि बाबू, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि। ठीक है, देखिए फ्लोरिडा अगर कहेगा ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच, बता दिए पहले ही फ्लोरिडा जल संधि। बास स्टेट बता दिए। अब बोस अगर बोसफोरस कह देगा, बासफोरस, ये किसको किसको कनेक्ट करता है? तो काला सागर और मरमरा सागर को। काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा? बासफोरस। एक है कर्च जल संधि, एजियो सागर और काला सागर को कौन कनेक्ट करता है? कर्च जल संधि। देखिए एक होता है डार्डेनल्स जल संधि, यह भूमध्य सागर और काला सागर को कौन कनेक्ट करता है? भूमध्य सागर और मरमरा सागर को कौन कनेक्ट करता है? ये डार्डेनल्स जल संधि। मरमरा सागर और काला सागर को ये बासफोरस। ये उधर काला सागर हो गया ना, काला सागर और एजियो सागर को कर्च जल संधि। समझ में आ गया ना? इधर आ जाइएगा तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर जल संधि किसको? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। समझ में आ गया? आराम से इसको समझिएगा कि इधर से चलते हैं, सजाने के लिए बोल देता है। तो सबसे पहले जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। उसके बाद में बढ़िएगा तो डार्डेनल्स जल संधि आता है जो कि भूमध्य सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करता है। कौन सा? डार्डेनल्स जल संधि। मरमरा सागर और काला सागर को कनेक्ट करता है बासफोरस, बासफोरस जल संधि। अच्छा, काला सागर और एजियो सागर को कर्च जल संधि अलग करता है। ठीक, कौन सा सागर जो है जो कि पूर्णतः भू आवेष्टित है? तो अरल सागर। कौन सा? अरल सागर। मकस्मार जल संधि किसको बाबू? तो इंडोनेशिया में स्थित है। यह जावा सागर एवं सेली बीज सागर को कनेक्ट करता है। लुजोन जल संधि, तो ताइवान और लुजोन द्वीप के यानी फिलीपींस और ताइवान के मध्य कौन है? फिलीपींस और ताइवान के मध्य कौन सा? लुजोन जल संधि। फिलीपींस और ताइवान के मध्य लुजोन जल संधि। उसके बाद में अगर बढ़िएगा तो कौन सा हो जाएगा? तातार जल संधि रूस में स्थित है। तातार जल संधि रूस में स्थित है। जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर को जोड़ता है। डोअर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। डोअर जल संधि फ्रांस को जोड़ता है। ठीक है, अच्छा जी। डेनमार्क जल संधि
ग्रीनलैंड व आइसलैंड को जोड़ता है। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जोड़ता है। पाक स्टेट इंडोनेशिया और सॉरी वो तो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में कौन सा है? मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। अब पाक का स्टेट अगर कहेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच में, नॉट पाकिस्तान। ठीक है। बेरिंग जल संधि कहेगा तो रूस और अलास्का के बीच में। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर कौन है? बेरिंग जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि बता दिए, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। देश में कहेगा तो स्पेन और मोरक्को। स्पेन और यानी दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में कौन हो गया? मोरक्को। स्पेन कहाँ हो गया? यूरोप का। यह दोनों को कनेक्ट करता है। कोरिया स्टेट जापान व दक्षिण कोरिया को कनेक्ट करता है। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आपका दुलार प्यार बरसाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक बटन और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके यार हरेंद्रा क्लासेस से जुड़ जाइए। उसी पर पर डे का होमवर्क डाल दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।